हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EduTree में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHDE 142 के क्रम में आधुनिक युग और उसके राजनीतिक संदर्भ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले भी मैं इस विषय पर कई वीडियो बना चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर BHDE 142 की तैयारी आप और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तथा अन्य संबंधित विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिस पर से महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति ने जहां यूरोप में पूंजीवादी लोकतंत्र की नींव डाली और उसे मजबूत किया, वहीं अपने उद्योग की जरूरतों के चलते और नए बाजार की खोज में यूरोप के कई देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप के कई देशों में, तो वहाँ पूंजीवादी लोकतंत्र की नींव डली और जब ये इसे मजबूत करने के क्रम में वहाँ कई उद्योग लगाए गए। जब ये उद्योग लगे तो उसके प्रोडक्ट को, उसके सामान को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसी क्रम में यूरोपियन लोगों ने एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन पूंजीवाद के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो नए आदर्श स्थापित हुए, उसकी हवा आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन देशों में भी पहुंची। पूंजीवाद को मजबूत करने के कारण जो उपनिवेश यानी बाजार के तौर पे एशिया, अफ्रीका और लैटिन देशों को जो उपनिवेश बना लिया गया था, इनके साथ साथ वहाँ आधुनिक शिक्षा भी पहुँचा। यूरोपियन देश के जो लोग थे जिन्होंने उपनिवेश बनाया था इन देशों को, वहाँ इन्होंने आधुनिक शिक्षा को भी पहुँचाया और इस आधुनिक शिक्षा के आधार पर उन देशों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नए विचार और आदर्श लोगों के अंदर जागृत हुए। इसने इन देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। बाद में मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव ने भी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता के आदर्श को राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक बना दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पहले विश्व युद्ध 1914 तक यूरोप का प्रभुत्व बना हुआ था। यानी कि 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले तक यूरोपियन का काफ़ी प्रभाव था, जो कि धीरे धीरे कम होता गया। विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। युद्ध खत्म होते होते रूसी क्रांति 1917 हो चुकी थी। उधर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच संघर्ष तेज हो रहा था। अनुभव किया जा रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत मनुष्य के हित में है। रंग भेद के चलते काले लोगों के दमन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। दुनिया के कई राज्यों में स्त्रियां मताधिकार से वंचित थी। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत महिलाओं को यह अधिकार 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंत तक प्राप्त किया। अमेरिका जो था, वह महिलाओं को मताधिकार देने का जो अधिकार है, वह लगभग 20वीं शताब्दी में अमेरिकन महिलाओं को मिला, जो कि अमेरिकन संविधान ने उन्हें यह अधिकार प्राप्त किया। भारत में स्वाधीनता आंदोलन के उदय के साथ एशिया के दूसरे भागों में भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लहर उठी। दोनों विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान प्रमुख शक्ति के केंद्र थे। रूसी क्रांति के पहले वे परस्पर सहयोगी थे। रूस के अलग होने पर शांति प्रस्तावों की पहल में संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1934 में सोवियत संघ ने राष्ट्र संघ की सदस्यता स्वीकार की। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध आधुनिक युग के इस खास दौर का चरित्र था। जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो इस युग में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का काफ़ी मजबूत स्तर पर विरोध प्रारंभ हो चुका था। चीन की क्रांति जो 1911 में हुई थी, में सून यान सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका प्रभाव अगले कई वर्षों तक बना रहा। जर्मनी में फांसीवाद की विजय हुई। सैनिक शक्ति के चरम विस्तार का परिणाम था दूसरा विश्व युद्ध। दुनिया के सारे फासिस्ट विरोधी संगठन सोवियत संघ के साथ थे।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आंतरिक क्षमता और एकजुटता प्रकट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए। उल्लेखनीय है कि दुनिया के अनेक लेखक, कलाकार, राजनीतिक विचारक ने स्पेन के गृह युद्ध में हिस्सा लिया। दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, सबसे अधिक विनाशकारी था। बाद के शीत युद्ध का परिणाम था अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय और आपसी संघर्ष। अमेरिका का वियतनाम से लंबा युद्ध एक ऐसी घटना है जिसने लेखकों, कलाकारों को विशेष रूप से विचलित किया। भारत में आधुनिक युग की राजनीतिक भूमिका को समझने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक संघर्ष को याद करना जरूरी है। जब भी हम भारत में आधुनिक युग की बात करते हैं तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक संघर्ष को हमें समझना आवश्यक है। अहिंसा सत्याग्रह जैसे गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रमों के पीछे महत्वपूर्ण विचार थे, जिनके प्रभाव एक लंबे समय तक दिखाई देता है। गांधी जी ने जो अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग चुना वह काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसका प्रभाव लंबे समय तक देखा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक संघर्ष के दौर में जिन मूल्यों को युगीन सार्थकता की दृष्टि से प्रतिष्ठित किया वे धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र हैं। जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की जो महत्ता और उसे प्रतिष्ठापित किया था, उसके महत्व को आज भी हम समझ सकते हैं। नेहरू की इतिहास दृष्टि और वैज्ञानिक चेतना ने भारत में आधुनिक युग का विशेष पहचान बनाई। गुट निरपेक्षता जैसी उनकी नीतियां विश्व के आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण तथा विचारणीय मानी जाती है। अनेक छोटे छोटे देशों के मुक्ति आंदोलन में नेहरू युग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।